हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की हमारी क्लास में जो टॉपिक है वो है वस्त्रहीन, मैक्स वेबर का वस्त्रहीन आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो टॉपिक पे चलने से पहले आप मेरी जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर, वस्त्रहीन। तो वस्त्रहीन कुछ मतलब कुछ समाज वैज्ञानिकों ने जो पहले समाज वैज्ञानिक थे वो जो समाज शास्त्र है उसको प्रकृति तथा समाज विज्ञानों को भिन्न विषय वस्तु के रूप में मानते थे। वो बोलते थे कि ज्ञान की जो दो विधाएं हैं और इसके आधार पर डिल्थे वेबर ने कहा कि प्रकृति तथा समाज वैज्ञानिकों को भिन्न उपागमों तथा शोध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो प्रकृति विज्ञान अपनी शोध विधि या उपागम को यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उससे भिन्न समाज वैज्ञानिकों को अपने जो शोध विधियां हैं या उपागम हैं उनका उपयोग करना चाहिए। समाज वैज्ञानिकों को सामाजिक घटनाओं के ऐतिहासिक आयाम तथा अनुभविक पहलुओं के आधार पर व्यक्तिपरक पहलू होते हैं, है ना, व्यक्तिपरक पहलू होते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। वेबर कहते हैं कि जो सामाजिक जो घटनाएं हैं इनका अध्ययन करते समय जो मानवीय व्यवहार हैं उनके ऐतिहासिक आयाम तथा मानवीय जो अनुभव होते हैं उनके अपने खुद के उनके व्यक्तिपरक पहलुओं का अध्ययन यहाँ पर करना चाहिए। और अपनी जो विषय वस्तु है, जो भी उनका टॉपिक है या जो भी विषय वस्तु को अध्ययन कर रहे हैं उसमें उसके अंदर झांकने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी जो विचार थे कि जो सामाजिक विज्ञान है या प्रकृति विज्ञान है, इन दो शोध विधियों को अलग होना चाहिए और विषय वस्तु के अंदर झांकने का यत्न करना चाहिए। इसी आधार पर मैक्स वेबर ने वस्त्रहीन समाजशास्त्र को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी कि ये जो विचार थे ये आधार थे वस्त्रहीन को विकसित करने में। वस्त्रहीन होता है जर्मन भाषा का एक शब्द है। वस्त्रहीन एक जर्मन भाषा शब्द है और जर्मनी की जो दार्शनिक संप्रदाय ने पहले जो ये शब्द है वस्त्रहीन, है ना, इस शब्द से पहले जर्मनी जो संप्रदाय था वहाँ पर हर्मेन्यूटिक्स, है ना, हर्मेन्यूटिक्स शब्द का यहाँ प्रयोग होता रहा। लेकिन वेबर ने डिल्थे से प्रभावित होकर इस शब्द की जगह अपने जो शोध विधि थी या उपागम था उसमें इन्होंने वस्त्रहीन शब्द का इन्होंने यूज़ किया है। वेबर कहते हैं कि वस्त्रहीन एक प्रकार की अंतःप्रज्ञा है और एक प्रकार का सहज बोध है जिसे व्यक्ति जानता तो है लेकिन उसे लिखित रूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है और जिसका वैज्ञानिक रूप से लेखा झोंका देना बहुत मुश्किल होता है। वेबर कहते हैं कि यदि समाज वैज्ञानिकों व्यक्तियों के समूहों के व्यवहारों को अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें दूसरों की भूमिका का निर्वाह करना सीखना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर वो आप मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में बैठा हुआ है और वहाँ पर किसी चीज़ का अध्ययन कर रहा है और आप उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं, उसको समझने से पहले समाज वैज्ञानिकों जिस परिस्थिति में उस परिस्थिति में खुद को स्वयं को वहाँ रखना होगा। तब वो समझ सकता है कि जो व्यक्ति है जो करता है उसके जो अंदर जो विचार है, मस्तिष्क में जो विचार हैं वो क्या रहे होंगे। यानी अर्थात यहाँ पर ये कहना है कि जो समाज वैज्ञानिक हैं उनको कर्ता के अंदर प्रविष्ट होना होता है, उनके मस्तिष्क में प्रविष्ट होना होता है, तभी वो सहज बोध लगा सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि वह अमुक वस्तु, अमुक परिस्थितियाँ या अमुक घटना के बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है और क्या जानता है। ये है मैक्स वेबर का विचार। बात करते हैं अब मैक्स वेबर आगे क्या बोलते हैं। तो वस्त्रहीन से वेबर का तात्पर्य प्रयोजन मूलक बोध से है। यह वह पद्धति है जिसके द्वारा कर्ता जो लगाए गए अर्थ के संदर्भ में ही उसकी क्रियाओं की व्याख्या की जाती है। यानी जो कर्ता क्रियाएं करता है उसके ही संदर्भ में, यानी कि आप अपनी परिस्थितियों आप उसमें अपने आप को रखकर उसी के अर्थ में, उसी जो घटना हुई है उसी के अर्थ में आप वो अर्थ लगाते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा। इस पद्धति की क्रिया विधि को यदि क्रम में स्पष्ट करने का
प्रस्तुत किया जाए, यदि क्रम में बाय स्टेप इसको प्रस्तुत किया जाए तो इसके द्वारा सामाजिक जो क्रियाएं हैं उनमें निहित अर्थों और सामाजिक परिस्थितियों में पड़ने वाले उनके प्रभाव को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। प्रत्येक सामाजिक क्रियाकर्ता द्वारा किसी विशेष घटना के प्रभाव अथवा अनुभव के कारण ही होती है। जब कोई घटना व्यक्ति को प्रभावित करती है तब व्यक्ति पहले उसके प्रभाव का मूल्यांकन करता है ना। इसके पश्चात वह अपने पिछले अनुभवों, वर्तमान हितों और कुछ मूल्यों के संदर्भ में अपने व्यवहार की रूपरेखा प्रारंभ कर देता है। यह घटनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन जिस प्रकार से करता है उसी के अनुसार कर्ता के मन में उसके व्यवहार के कुछ प्रयोजन अथवा अर्थ विकसित होने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि वो कर्ता के कोई ऐसी घटना घटी है जो उसके मस्तिष्क को बहुत प्रभावित किया है और आगामी घटना भी ऐसे घटती है, तो वो उन जो अतीत की जो घटनाएं हैं उसके जो अनुभव हैं उनको वो शामिल करके उसके तुरंत दिमाग में आ जाता है कि यहाँ पर उसको कौन सा स्टेप लेना है जिससे वो जो व्यवहार है उसकी रूपरेखा या उसका अर्थ लगा सके। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि मैक्स वेबर का कथन है कि वर्स्टेहन वह पद्धति है जिसके द्वारा किसी सामाजिक जो वैज्ञानिक होता है, सामाजिक वैज्ञानिक होता है, यदि सामाजिक समूह के व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है तो वो उसे जो करता है उसके मस्तिष्क में प्रविष्ट होना होगा। अर्थात कोई भी सामाजिक घटना के बारे में कोई कर्ता क्या सोचता है, किस परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया करेगा, इसको समझने के लिए जो समाज वैज्ञानिक है उसको अपने उस परिस्थिति में रखना होगा ताकि वो समझ सके कि वो उस परिस्थिति में होता तो वह कैसे रिएक्ट करता। वेबर ने वर्स्टेहन के रूप में व्याख्यात्मक बोध को जिस पद्धति को आवश्यक माना है उसके दो प्रमुख तत्व हैं। पहला कर्ता द्वारा परिस्थितियों का मूल्यांकन करना और दूसरा उसके पीछे जो अर्थ छुपे हैं वास्तविक अर्थ उसको समझना। इसके लिए वेबर ने दो मुख्य प्रणालियों का उल्लेख भी किया हुआ है। पहला है इसमें विवेकबोध पूर्ण प्रणाली, विवेकपूर्ण बोध या प्रणाली। ठीक है, जब वह क्रिया के पीछे कर्ता द्वारा लगाए जाने वाले अर्थ और प्रयोजन को बौद्धिक स्तर पर स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तथा क्रिया के सभी तत्व और उनकी परिस्थितियां हैं, साधन साध्य लक्ष्य तथा साधन साध्य लक्ष्य क्या होंगे, इसको अगर वो तार्किक रूप से समझ लेता है तो वो तब इसे विवेकपूर्ण बोध कहा जाता है। यानी कि वो पूरे उसे अगर उसने कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है तो उस लक्ष्य को किस साधन या साध्य के द्वारा प्राप्त करेंगे, इसका वो अगर अच्छी तरह से उसको प्रमाणिक रूप से वो सिद्ध कर लेता है या प्रमाणिक रूप से स्पष्ट हो जाता है तो इसे कहेंगे विवेकपूर्ण बोध। बोध की जो प्रणाली होती है तर्क के आधार पर सामाजिक क्रियाओं की प्रकृति और उसके कारण परिणामों को समझने पर बल देती है। और जो वेबर के अनुसार जो विवेकपूर्ण बोध होता है इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है तार्किक बोध और दूसरा है गणितीय बोध। अगला है आपका परानुभूति पर आधारित बोध। ये सामाजिक क्रियाओं की बोध की वह प्रणाली होती है जिसके द्वारा हम उस भावनात्मक परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं जिसके अंतर्गत कोई कर्ता क्रिया करता है। इस प्रणाली के द्वारा कर्ता को अपनी भावनाओं को जितना अधिक निकट आने का प्रयत्न करते हैं उतने ही अच्छे ढंग से वो समझ सकता है कि कोई क्रिया प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, उत्साह, निष्ठा, भक्ति तथा जिज्ञासा जैसे कैसे संवेग कितने अधिक प्रभावित होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप कौन से वह वास्तविक आचरण करता है। यदि क्रिया को प्रभावित करने वाले संवेग इतने गहरे हों कि अध्ययन करता उन्हें पूरी तरह से न समझ सके तो परानुभूति पर आश्रित बोध के द्वारा उन्हें अभिप्राय और सामाजिक क्रिया पड़ने वाले प्रभाव को कुछ सीमा तक अवश्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, इनका मीन्स ये है कि यहाँ कहने का तात्पर्य वेबर का ये है कि अगर जो है ना सामाजिक शोध करता है, यदि वो जो है ना क्रिया को
किसी क्रिया को या उसके कारणों को या उसके परिणामों को जानने का प्रयत्न करना चाहता है, तो उसे जो करता है उसके जो संवेगात्मक भावनात्मक जो चीज़ें हैं, उन उन तत्वों को जितना अधिक वो निकट होगा, वो उतनी जल्दी ही उसकी जो रिएक्शन है या उसको कैसे रिएक्ट करेगा या कैसा उसकी प्रतिक्रिया होगी, उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। इस आधार पर अगर इस आधार पर जितना हमने पढ़ा है, अगर इस आधार पर हम सब देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो वर्स्टहेन है अध्ययन की वह विधि है जो किसी क्रिया का कर्ता के मूल्यांकन अथवा प्रयोजन के संदर्भ में प्रमाणिक आधार पर स्पष्ट करती है। ठीक है, तो वर्स्टहेन का मीन्स यही है, आप जो है ना मेन समझ लीजिए कि वर्स्टहेन का मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग या सहज बोध। ठीक है, सामाजिक जो करता है, अगर कोई सामाजिक घटना का आप अध्ययन करना चाहते हैं या किसी शोध विधि का अध्ययन करना चाहते हैं जो व्यक्ति परक है, तो आप उस क्रिया को, उस व्यवहार को समझने के लिए आपको वर्स्टहेन पद्धति का उपयोग करना चाहिए। यानी कि आपको उन्हीं परिस्थितियों में अपने आप को स्वयं रखकर उन परिस्थितियों को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं जो कर्ता के मस्तिष्क में चल रही होगी या वो उसकी प्रतिक्रिया दे रहा होगा, उसके विचारों को आप वहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वर्स्टहेन। और कल हम लोग का क्लास होगा पावर और अथॉरिटी का। वेबर ने पावर और अथॉरिटी के बारे में क्या अपने विचार दिए हैं, उनके क्या योगदान रहा है, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में ज़रूर आइएगा आप लोग। और आज के क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आज की क्लास को ख़त्म करने से पहले आप मेरी जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न होती है, आप मेरे जो नीचे कमेंट बॉक्स दिया है उसमें लिखकर आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि कल की क्लास में आपके जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर दिया जाए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।